Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about nomination of seats for Anglo-Indians in Lok Sabha, and this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. So सबसे पहले समझते हैं कि एंग्लो इंडियंस हैं कौन. देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि कौन लोग एंग्लो इंडियंस कहे जाएंगे इन आर्टिकल 366 सब क्लॉज 2. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, an Anglo-Indian means a person whose father or any of whose other male progenitor in the male line is or was of European descent. यानी कि सीधी सी बात है. देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम तक कई सारे ऐसे लोग थे, ब्रिटिशर्स या बाकी यूरोपियंस, जो इंडिया में ही सेटल हो गए थे, यहीं पे इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ मैरिज करके या फैमिली बना करके सेटल हो गए थे. एंड दीज पीपल कंसिडर्ड देमसेल्फ मोर एज एन इंडियन रादर दैन यूरोपियन और ब्रिटिशर्स फॉर दैट मैटर, एंड दे डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ऐसे लोगों को फिर हमारे देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए ये कॉन्सेप्ट एंग्लो इंडियंस का रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको कुछ बेसिक राइट्स भी दिए गए. सबसे पहले एज आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि एंग्लो इंडियंस हैं कौन. तो जिनके भी ऐसे लोग जिनके मेल साइड से मेल प्रोजेनाइटर्स यूरोपियन डिसेंट के हों वो एंग्लो इंडियंस कहे जाते हैं. अभी एंग्लो इंडियंस के लिए हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोविजनिंग की है ताकि उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखे जा सकें. देखिए आर्टिकल 331 कहता है कि देयर विल बी नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस टू द लोक सभा बाय प्रेसिडेंट इफ़ इन हिज ओपिनियन द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस. तो 2 लोग एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा, अगर उनको लगता है कि ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन इन जनरल लोकसभा के अंदर नहीं मिल पा रहा है. लाइकवाइज आर्टिकल 333 सेज कि गवर्नर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट कैन नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टेट इफ द गवर्नर फील्स कि दिस कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दैट हाउस. अब इसको मिला करके देखते हैं SC ST कम्युनिटी के रिजर्वेशन के साथ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं. कैसे लिंक है थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा. तो आर्टिकल 366 एंग्लो इंडियन को डिफाइन करता है. 331 लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए, 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 सीट फॉर एंग्लो इंडियंस के लिए. अब जरा देखिए आर्टिकल 330 SC और ST कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेशन एंड रिजर्वेशन. एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है और SC STs को 330 आर्टिकल के अंतर्गत रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है एज पर देयर पॉपुलेशन इन लोकसभा. लाइकवाइज आर्टिकल 332 के अंतर्गत SC और STs को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, रिजर्वेशन एज पर देयर प्रोपोर्शन पॉपुलेशन इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये कुछ बातें हो गई फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड SC ST कम्युनिटीज़. लेकिन ये जो भी प्रोटेक्शन था, like reservation of seats for SC ST community and nomination of seats for Anglo-Indian community, ये जो भी प्रोटेक्शन था ये बस 10 सालों के लिए था. और ये मेंशन किया गया था आर्टिकल 334 में कि दिस प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन एज वेल एज नॉमिनेशन विल एक्सपायर विद इन 10 years. तो दिस प्रोविजन वाज टू एक्सपायर ऑन 25 जनवरी 1960, क्योंकि हमारा संविधान इन फोर्स हुआ ऑन 26 जनवरी 1950. तो 10 साल यानी कि 25 जनवरी 1960 को ये प्रोविज़न लैप्स होना था. लेकिन जब 10 साल पूरे हुए तो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट करके इसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया. ऐसे कर करके इसको 7 बार एक्सटेंड किया गया. 8th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1959 में, फिर 23rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1969 में. तो जब 10 साल पूरे होते थे अमेंडमेंट करके 10 साल के लिए और ये प्रोविज़न SC ST के लिए रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेशन को एक्सटेंड कर दिया जाता था. 45th अमेंडमेंट करके 1979 में, 62nd अमेंडमेंट करके 1989. ये याद नहीं करना है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ. सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट कर करके
एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेशन और SC/ST के लिए रिजर्वेशन के प्रोविज़न को कंटिन्यू रखा गया टिल 2019। जो लास्ट वाला अमेंडमेंट था 5th अमेंडमेंट, ये 2009 में किया गया और 2019 तक ये प्रोविज़न को एक्सटेंड कर दिया गया। तो उम्मीद थी कि 2019 में फिर से एक नया अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा और 10 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन 2019 में नया प्रोविज़न लाया तो गया, 104th अमेंडमेंट लाया तो गया, लेकिन 104th अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा अलग था। इसमें क्या किया गया, SC और ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन को बरकरार रखा गया एज पर देयर पॉपुलेशन, लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए जो नॉमिनेशन वाला प्रोविज़न था कि 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में और 1 एंग्लो इंडियन को लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नॉमिनेट कर सकते, इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया। So as I said, the reservation for SC and ST communities continued, but nomination for Anglo-Indian expired in 2020 as per 104th Amendment Act brought in 2019. तो मुद्दा यह है, बेसलाइन में आपको बता चुका हूँ, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST कम्युनिटी कंटिन्यूज, बट नाउ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए नॉमिनेशन डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। और द रीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस डिसकंटिन्यूएशन इज दैट एंग्लो इंडियंस सिटीजन्स आर वेरी लेस इन नंबर, देयर नंबर इज जस्ट 296, और इसी कारण से इतने कम मेंबर्स में 2 सीटें उनको देना लोकसभा के अंदर, ये डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेटली हाई रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। 296 में से 2 लोगों को लोकसभा का मेंबर बना देना, इट्स क्वाइट अ हाई नंबर, एंड दैट इज़ वाई the provision of nomination for the Anglo-Indian community was not extended beyond 25th January 2020. अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 104th अमेंडमेंट एक्ट। इस पिटीशन में आर्ग्यू किया गया है कि माइनॉरिटी होना या कम पॉपुलेशन होना शुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी शुड नॉट बी सिंगल्ड आउट फ्रॉम पॉलिटिकल बेनिफिट जस्ट बिकॉज इट्स नंबर्स आर लेस। In fact, the community which has least population are the weakest people, and they should be given higher safeguards. And this 104th Amendment Act, which has taken away the provision of nomination of 2 Anglo-Indians in Lok Sabha, is unilateral and unfair, and that is why it should be revoked. ऐसा ये पिटीशन में फाइल किया गया है, लेकिन इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि already this community has got a lot of protection. These members of this community they belong to a well-being community, and now they have been given protection for last 70 years, so this protection need not to be continued. Any provision cannot continue indefinitely, and this is how someday the reservation for SC and ST also may come to an end if we go by this criteria कि any provision cannot continue for indefinite period. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्पेस डेब्रीज, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्पेस डेब्री इज अ ह्यूमन मेड डिफंक्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। देखो, स्पेस डेब्री का सरल सा मतलब ये है कि स्पेस के अंदर जो मलबा है, मतलब यूजलेस चीज़ें हैं, डिफंक्ट चीज़ें हैं। अब स्पेस डेब्री देखो 2 तरीके की हो सकती है, नेचुरल स्पेस डेब्री भी हो सकती हैं जैसे मेटोराइट्स वगैरह या उसके पार्ट्स, या मैन मेड स्पेस डेब्रीज भी हो सकते हैं जैसे डिफंक्ट स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स या सैटेलाइट के पार्ट, ये सब स्पेस डेब्री का हिस्सा हो सकते हैं। स्पेस डेब्रीज आर क्रिएटेड मेनली बिकॉज ऑफ डिस्कार्डेड सैटेलाइट्स, स्पेंट रॉकेट्स एंड ऑल। आपने स्पेस में सैटेलाइट भेजा, 10, 15, 20 साल बाद वो रिटायर हो गया, उसको आपने फिर अबैंडन कर दिया, तो धीरे धीरे वो डिसमेंटल होकर के स्पेस में डेब्रिस के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि स्पेस के अंदर तो ग्रेविटी है नहीं कि वो फिर वो अर्थ पे आकर के अट्रैक्ट हो जाए। तो प्रॉब्लम विथ स्पेस डेब्रिस आर लाइक दे कैन डिस्ट्रॉय एनी अदर स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट सेंट इन द स्पेस। यहाँ पे स्पेस डेब्रीज, जब भी आपको समझना हो कि स्पेस डेब्रीज के कारण क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको याद करना चाहिए 3 इडियट्स मूवी का वो सीन जिसमें वो पूछता है आमिर खान की, सर स्पेस में हम पेंसिल से क्यों नहीं लिख सकते, क्यों हमें स्पेस में एक ऐसा पेन बनाना है जिसका इंक जो है इन्वर्टेड तरीके से भी काम कर सके। फिर वो वायरस क्या जवाब देता है कि स्पेस के अंदर अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो पेंसिल के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो उसका कार्बन लीड वाला जो छोटा छोटा पार्ट है, वो स्पेस के अंदर डेब्रिस का हिस्सा बन सकता है, और वो फिर किसी
स्पेस क्राफ्ट में घुस सकता है और स्पेस क्राफ्ट को ख़राब कर सकता है। तो वही प्रॉब्लम है स्पेस डेब्रिस के साथ। स्पेस के अंदर अगर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम रखते हैं, स्पेस क्राफ्ट को ऐसे ही डिफंक्ट करके छोड़ देते हैं, तो उसके छोटे छोटे पार्ट जो हैं स्पेस में इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे और वो फिर नए रॉकेट्स को या नए सैटेलाइट्स को ख़राब कर सकते हैं। और इससे जो हमारा फ्यूचर में स्पेस मिशंस हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ स्पेस मिशंस भेजने होंगे। अगर नासा के एस्टिमेट देखी जाए रिगार्डिंग स्पेस डेब्रिस, सो इट सेज कि देयर इज अबाउट 9000 मेट्रिक टन्स ऑफ स्पेस डेब्रिस या मटेरियल ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन द स्पेस। अभी करंट न्यूज़ क्या है, क्यों हम स्पेस डेब्रिस पढ़ रहे हैं? तो देखो 12 मई को बीचे हुए 2-3 दिनों पहले गुजरात के 3 छोटे छोटे गाँव में, भालेज में, खामभोलाज में या रामपुरा में इस तरह के स्पेस डेब्रिस गिरे। ये देख के ही लग रहा है कि ये नेचुरल स्पेस डेब्रिस तो नहीं है, ये मैन मेड स्पेस डेब्रिस है। और एस्ट्रोनॉमर जोनाथन मैकडोवेल के हिसाब से, अब ये नाम फिर से याद करने मत बैठ जाना, उनके हिसाब से ये जो स्पेस डेब्रिस है दिस इज़ पार्ट ऑफ चाइनाज चैंग जेंग 3B सीरीज़ विच इज़ चाइनाज लॉन्च व्हीकल। तो जिस तरीके से हमारा लॉन्च व्हीकल है GSLV या PSLV, वैसे ही GSLV और PSLV के बारे में मैं लास्ट सेशन में ही सैटरडे को बात कर रहा था, आई होप आपको याद होगा। तो जैसे हमारा PSLV या GSLV वैसे ही है चाइना का चैंग जेंग 3B, और चैंग जेंग 3B का एक हिस्सा टूट करके इंडिया के अंदर गिरा है। सो दिस कैन बी अनदर नेगेटिव आउटकम ऑफ स्पेस डेब्रिस। इट कैन हर्ट समवन, कॉज सम डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Fortunately, in this case, no damage was done. The next article is about Vesak or Buddha Purnima, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 culture and festivals point of view. तो आप सबको पता होगा आज वैसाख या बुद्ध पूर्णिमा दिन का दिवस है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सैक्रेड डे फॉर बुद्धिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको वैसाख भी कहते हैं या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। द डे कॉमेमोरेट्स बर्थ, इनलाइटनमेंट एंड डेथ, that is परिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो वैसाख फॉल्स ऑन द फर्स्ट, और वैसाख फॉल्स ऑन द फुल मून डे, यानी कि पूर्णिमा के दिन को इन द मंथ ऑफ वैसाख। तो वैसाख महीने में, यानी कि जनरली जो मई में होता है, उसके पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे में हम लोग इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। इसको यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्निशन दे रखा है इस दिन को। The General Assembly of United Nations by its resolution in 1999 recognized this Buddha Purnima Day as International Day of Vesak. It was done to acknowledge the contribution of Buddhism towards humanity. अभी इस मौके पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं नेपाल को। नेपाल हैज़ स्पेशल एसोसिएशन विथ बुद्धा, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग। बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी विच इज़ इन नेपाल। तो इसी मौके पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल को विजिट करते हुए वहाँ पे उन्होंने इंडियाज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का इनॉग्रेशन किया है, शिलान्यास किया है। तो ये नेपाल की ऐसी पहली बिल्डिंग होगी विच विल हैव नेट जीरो इमिशन, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड या एसोसिएटेड गैस, इक्विवेलेंट गैस वो रिलीज करेगा उतना वो कैप्चर भी करेगा। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज को इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इंडिया नेपाल रिलेशंस पे अगर कभी कोई सवाल आ जाए तो उसमें रिसेंट स्टेप्स टेकन टू डेवलप रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल में आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन लुम्बिनी। लुम्बिनी, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, इज बर्थ प्लेस ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज बॉर्न इन 623 BC। बाद में प्रिंस सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटनमेंट इन बोध गया विच इज़ इन बिहार, जिसके बाद से पूरी दुनिया उनको बुद्धा नाम से बुलाने लगी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैन ऑन व्हीट एक्सपोर्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि अभी से हम लोग वीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे फॉर कमिंग फ्यू डेज। तो देयर हैव बीन कंप्लीट बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट एक्सेप्ट फॉर सम अग्रीमेंट्स दैट हैव बीन ऑलरेडी साइंड। तो जो अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं जिसको हमें फुलफिल करना है कमिटमेंट्स, वो एक्सपोर्ट होंगे, नया कोई भी वीट एक्सपोर्ट नहीं होगा। इस वीट एक्सपोर्ट बैन के पीछे कारण क्या है? 3 मुख्य कारण हैं। लो वीट प्रोडक्शन दिस सीजन, ये पहले भी आपको बता चुका था कि इस सीज़न में अनटाइमली बारिश हुई है, और जब भी बारिश ज़्यादा हो जाती है फरवरी या मार्च महीने में, तो फिर वीट के जो क्रॉप्स
हैं वो ठीक तरीके से पक नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम हुई इस साल। जो एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन था 111 मिलियन मेट्रिक टन्स, वो हो नहीं पाया है, और इसी कारण से वीट का प्रोक्योरमेंट भी कम किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। पिछले साल वीट का प्रोक्योरमेंट 43 मिलियन मेट्रिक टन्स हुआ था, इस बार बस 19 to 20 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है। उसके अलावा वीट में इन्फ्लेशन भी देखा जा रहा है, गेहूं को लेकर काफ़ी महंगाई देखी जा रही है। ओवरऑल अगर सीरियल इन्फ्लेशन देखा जाए तो 5.96% है, लेकिन वीट का इन्फ्लेशन अप्रैल 2022 में अप्रैल 2021 की तुलना में इन्फ्लेशन था 9.59%। तो यानी कि वीट के दाम बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं, और इसके कारण से भारत सरकार नहीं चाह रही है कि वीट को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए फॉरेन मार्केट में, क्योंकि उस केस में इंडियन मार्केट में वीट की कमी हो सकती है, एंड दैट में फर्दर फ्यूल इन्फ्लेशन रिगार्डिंग वीट। तो इस कारण से इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अभी ये वीट एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया है उससे इंडिया के इमेज पे क्या असर पड़ सकता है वो भी ज़रा समझिए। तो देखिए, लगभग 1 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर WTO हमें अलाउ करे तो इंडिया कल से ही वीट के एक्सपोर्ट को शुरू कर सकता है और पूरे दुनिया भर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। हमारे पास इतना ज़्यादा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी है, ऐसा कहा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इट इज़ जस्ट द कंस्ट्रेंट प्रोवाइडेड बाय WTO, अदरवाइज इंडिया इज़ रेडी टू एक्सपोर्ट सीरियल्स एंड वीट एंड अदर ग्रेन्स। लेकिन अब एकाएक से बैन लगा दिया है हमने। दैट हिट्स और रेजेस क्वेश्चन ऑन इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी एज ए सप्लायर ऑफ सीरियल्स इन द ग्लोबल मार्केट। ये भी क्वेश्चन रेज करता है कि इंडिया की जो भी एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो क्रेडिबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इसका ये सब कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और इसी कारण से जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि भारत सरकार को रादर दैन पुटिंग डायरेक्टली बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट, भारत सरकार को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देना चाहिए कि मिनिमम इतना दाम में ही आपको बेचना, उससे सस्ता नहीं बेच सकते, ताकि कम से कम इसी बहाने कुछ फॉरेक्स रिजर्व की तो कमाई हो जाती रादर दैन गोइंग फॉर डायरेक्ट बैन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इशू ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन गुवाहाटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है गुवाहाटी शहर का हाल ऐसा कुछ हो रखा है, थोड़ी सी बारिश होती है ऐसे हालात हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। नेचुरल फ्लड अलग होता है जिसमें रिवर का पानी जो है वो आसपास के फिर फ्लड प्लेन्स में एक्सपैंड हो जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अर्बन फ्लडिंग या आर्टिफिशियल फ्लडिंग अलग होती है, जो हम अपने शहर में आसपास में देख रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग या आर्टिफिशियल फ्लडिंग इज कॉज्ड बाय पुअर अर्बन प्लानिंग लाइक चोकिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ड्यू टू पॉल्यूशन। तो अगर अर्बन प्लानिंग ठीक से नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं होगा, तो ही इस तरह की अर्बन फ्लडिंग या आर्टिफिशियल फ्लडिंग होगी, और ये प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं अपने सिटी गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी के अंदर जो फ्लड आता है मॉनसून के टाइम में, ये इट इज़ लेस बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स, इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द मैन मेड फैक्टर। आर्टिफिशियल फ्लड पे या अर्बन फ्लड पे सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ GS पेपर 5 में, इसलिए एक फैक्ट याद रखना आप कि गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट का नाम था मिशन फ्लड कंट्रोल गुवाहाटी, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया, कंसीड किया कि गुवाहाटी के अंदर जो फ्लड आता है उसके पीछे मॉनसून या रेनफॉल से ज़्यादा बड़ा कारण है पुअर अर्बन प्लानिंग एंड एक्सपेंशन। जिसका जहाँ मर्जी आया वहाँ उसने घर बना लिया, जहाँ मर्जी आया वहाँ पे वो लोग डंप करते हैं अपने कूड़ा वेस्टेज। इस कारण से जगह जगह पे चोकिंग हो रखी है, और इसी कारण से जब बारिश होती है तो फिर फ्लडिंग हो जाता है। सो दिस प्रॉब्लम हैज़ टू बी एड्रेस्ड इफ़ वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लडिंग और आर्टिफिशियल फ्लडिंग इन गुवाहाटी। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट थॉमस कप। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। मुझे लगता है प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। देखिए, इंडियन टीम ने पहली बार थॉमस कप जीता है बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया 3-0 इन द फाइनल्स। थॉमस कप, आप मान के चल सकते हैं कि थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन की दुनिया का वर्ल्ड कप है। इट इज़ नोन एज वर्ल्ड मेन टेस्ट टीम चैम्पियनशिप। तो बैडमिंटन की दुनिया का वर्ल्ड कप है। ये 1948-49 से खेला जा रहा है, हर 2 साल पे होता है, और इंडिया पहली बार जाकर के 2022 में ये थॉमस कप जीता है। ये आप मान सकते हैं कि जैसे टेनिस में डेविस कप होता है, वैसे ही थॉमस कप बैडमिंटन में कराया जाता है। इसकी शुरुआत कराई थी, इसका आइडिया दिया था जॉर्ज एलन थॉमस ने, जो कि बहुत जाने माने बैडमिंटन चैंपियन रहे हैं फ्रॉम इंग्लैंड। तो याद रखना, इस साल इंडिया ने थॉमस कप जीता है, जो बैडमिंटन का वर्ल्ड कप माना जा सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन
के जो लोग थे, द न्यू मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रोंज, बट दे डिड नॉट नो आयरन, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जहाँ तक ये सवाल था, ये आपको एलिमिनेशन से करना था। आपको पता है कि ये जो मिशन, ये गगनयान मिशन है 2018 में अनाउंस किया गया था, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके अलावा इट इज शेड्यूल्ड नॉट फॉर 2022, और इसमें 5 क्रू मेंबर्स तो नहीं हैं और महीने भर का स्टे तो नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।